मोदी सरकार पर शिक्षा के भगवाकरण के आरोप तो पहले से ही लग रहे थे और अब बच्चों को यह भी पढ़ाए जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं कि कैसे कोर्ट के चलते सरकार के कामकाज पर असर पड़ रहा है। यानी अब अदालत भी सरकार के निशाने पर आ गई है। दरअसल एनसीईआरटी की किताबों में पिछले 10-12 सालों से जबरदस्त बदलाव हुए हैं। ये कह सकते हैं कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस ही बदलने की कोशिश शुरू कर दी गई है। पिछले कई सालों में कितनी ही ऐसी खबरें आई कि एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस में ये बदल दिया वो बदल दिया। पीएम मोदी से जुड़े चैप्टर्स जोड़े गए, मुगल काल को हटा दिया गया, ना जाने कितना कुछ जोड़ा घटाया गया और अब फिर उसी ढर्रे पर चलते हुए एनसीईआरटी ने एक ऐसा बदलाव कर दिया है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। क्लास 8 की किताब में न्यायपालिका के टॉपिक में बदलाव किया गया है। बताया गया है कि न्यायपालिका में कैसे भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अब सोशल साइंस की बुक में 13-14 साल के बच्चे सिर्फ ये नहीं पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, बल्कि ये भी जानेंगे कि अदालतों में 81,000 मामले धूल फांक रहे हैं। वैसे किताब में यह नहीं बताया गया है कि अदालतों में पेंडिंग केसों का बोझ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि सरकार पर्याप्त संख्या में जजों की नियुक्तियां नहीं कर रही है। जिस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका। अब इस पूरे नैरेटिव की गहराई में झांकें तो यह सरकार की एक सोची समझी चाल मालूम पड़ती है। न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा कर सरकार खुद को बेचारा और सुधारक दिखा रही है। तो आखिर किस कोशिश में है मोदी सरकार? इसी पर आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं यश। क्या अदालतें अब मोदी सरकार के निशाने पर आ गई हैं? दरअसल पुरानी किताबों में हम अक्सर पढ़ते थे कि न्याय में देरी न्याय से वंचित करना है, यानी जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। लेकिन नई किताब एक कदम आगे जाकर भ्रष्टाचार यानी करप्शन जैसे कड़वे शब्द का सीधा इस्तेमाल कर रही है। आइए एक एक कर समझते हैं कि एनसीईआरटी की इस किताब में न्यायपालिका को लेकर क्या लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट में 81,000, हाई कोर्ट में 62 लाख और निचली अदालतों में 4.25 करोड़ केसेस पेंडिंग है। अब सवाल यह है कि ये केसेस कहां से आए हैं? अदालतों में सबसे बड़ी लिटिगेंट यानी मुकदमेबाज खुद सरकार है। आधे से ज्यादा केसों में एक पक्ष सरकार होती है। सवाल यह है कि सरकार ने पिछले दशक में केस पेंडेंसी कम करने के लिए बजट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या किया। इसी चैप्टर में आगे पढ़ें तो जजों की कमी को एक बड़ी चुनौती बताया गया है। यह बात तो सुप्रीम कोर्ट कई बार बोल चुका है कि जिला कोर्ट कानून की आत्मा होती है। अधिकांश मामलों का निपटारा जिला कोर्ट में ही होता है और यही सबसे ज्यादा यानी करीब 4.25 लाख मामले पेंडिंग है। सरकार ने केस की संख्या को तो किताब का हिस्सा बना दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट को राजनीतिक फुटबॉल बनाकर किसने रखा है। जिला कोर्ट में भारी संख्या में जजों की कमी, कई न्यायाधिकरणों में तो सालों तक जजों की ही नियुक्तियां नहीं की गई। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्तियों को लेकर सरकार और कॉलेजियम के बीच की खींचतान तो लगातार सुर्खियां बनती ही रहती हैं। इसकी जानकारी भी इस किताब में शामिल नहीं की गई है। ऐसा लगता है कि जैसे यह पूरा चैप्टर एक तरफा लिखा गया हो। और अगर आपको लगता है कि इस किताब में बस इतना ही है तो ठहरिए, क्योंकि यह किताब यह भी कहती है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है। लोगों को यानी आम जनता को इससे काफी परेशानी होती है। यह वाकई एक बहुत बड़ा दावा है। सोचिए कि स्टूडेंट्स के मन में इसे लेकर न्यायपालिका की क्या छवि बनेगी। अब इस दावे पर सवाल यह है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकपाल और विजिलेंस जैसी संस्थाएं किसकी देखरेख में है? सरकार की देखरेख में है। अगर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है तो सरकार ने जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल जैसे कानूनों को ठंडे बस्ते में डालकर क्यों रखा हुआ है? बच्चों को यह पढ़ाया जा रहा है कि भ्रष्टाचार है, लेकिन यह नहीं बताया जा रहा है कि प्रशासनिक तंत्र किसका है। इस भ्रष्टाचार वाले दावे पर सीनियर वकील और राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल लिखते हैं, एनसीईआरटी की कक्षा 8 की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर एक पूरा सेक्शन शामिल है, लेकिन उन राजनेताओं, लोक सेवकों और जांच एजेंसियों के बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार का क्या? और सरकारें इन सब पर पर्दा क्यों डाल देती हैं? सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार ने न्यायपालिका के भ्रष्टाचार पर तो बात की है, लेकिन सरकार के दूसरे विभागों में फैले भ्रष्टाचार पर कोई बात नहीं की गई है। यह तो बताया गया है कि आरटीआई कानून कैसे पास हो गया, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि जिस कानून ने सरकार के अंदर के भ्रष्टाचार को पकड़ा उसे क्यों कमजोर किया गया। तमाम सरकारी संस्थानों में फैले भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए उन्हें आरटीआई के दायरे से बाहर करने की कोशिश क्यों की गई। सरकार पर भ्रष्टाचार के जब भी आरोप लगाए गए तो वो हमेशा जान से बचती हुई दिखाई दी और इन भ्रष्टाचारों को कभी भी शिक्षा का हिस्सा नहीं बनाया गया। किताबों में कभी यह नहीं जोड़ा गया कि सरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए क्या उपाय किए जाएं। सरकार ने यह नहीं बताया कि जब प्रधानमंत्री राहत कोष पहले से ही था, जो कि पूरी तरह से पारदर्शी था, जिसमें कभी भी भ्रष्टाचार की शिकायतें नहीं मिली, जो कि आरटीआई के दायरे में भी था, फिर इसे कमजोर कर पीएम केयर्स क्यों बनाया गया और इसमें क्या होता है इसकी जानकारी को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? क्यों इसे आरटीआई के दायरे से भी बाहर रखा गया? ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है? एनसीईआरटी की नई किताब में सिर्फ न्यायपालिका की कमियां ही नहीं गिनवाई गई हैं, बल्कि कुछ ऐसे उदाहरण भी शामिल किए गए हैं जो सीधे तौर पर मोदी सरकार की नीतियों और सुप्रीम कोर्ट के बीच हुए टकराव को दर्शाते हैं।
स्वतंत्र न्यायपालिका की जरूरत क्यों है? इस सवाल के बहाने छात्रों के सामने दो ऐसे मामले रखे गए हैं जिन्होंने सरकार की साख पर सवाल खड़े कर दिए थे। पहला टॉपिक है इलेक्टोरल बॉन्ड। किताब में साल 2018 में मोदी सरकार के शुरू किए गए इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र है। इसमें बताया गया है कि कैसे सरकार ने कॉर्पोरेट्स को बिना नाम बताए चंदा देने की छूट दी थी। लेकिन यहां असली हमला सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर है जिसने इसे असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था। किताब बच्चों को यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या सरकार ने जानबूझकर वोटर से यह जानकारी छिपाई कि राजनीतिक दलों को पैसा कौन दे रहा है। दरअसल सरकार की सबसे बड़ी चिंता का कारण कोर्ट के फैसले के बाद जो सच्चाई सामने आई है उसको लेकर है, क्योंकि यह पता चला है कि चंदे के पीछे केंद्रीय जांच एजेंसियों का भी बड़ा रोल है। जो कंपनियां सरकार को पहले चंदा नहीं देती थी, जांच एजेंसियों के छापों के बाद वो सरकार को चंदा देने लगी। यानी सरकार पारदर्शिता से बचने की कोशिश कर रही थी, जिसे कोर्ट के आदेश ने फेल कर दिया। इसके अलावा आईटी एक्ट 2009, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के मामले में किताब एक गंभीर हकीकत बयान करती है। सरकार ने एक ऐसा क्लॉज जोड़ा था जिसके तहत सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लोगों को जेल भेजा जा सकता था। किताब बताती है कि कैसे साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन मानकर रद्द कर दिया। इस सेक्शन के आखिर में पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों में क्या किया और क्यों। वैसे यह मामला यहीं खत्म नहीं होता। सरकार ने अपनी पीठ थपथपाने के लिए सीपी ग्राम्स का भी जिक्र किया है। सरकार का कहना है कि इसमें 1600 शिकायतें आई। एक बार जान लेते हैं कि सीपी ग्राम्स क्या होता है। सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें सरकारी सेवाओं के खिलाफ शिकायतें दर्ज करवाई जाती हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में सिर्फ 1600 शिकायतें होना सरकार की कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि उसके शिकायत तंत्र की गुमनामी है, फेलियर है। यह आंकड़ा बताता है कि सरकार का ग्रीवेंस सिस्टम पूरी तरह फ्लॉप हो चुका है। इसे किताब में डालकर सरकार अपनी ही नाकामी बताने का काम कर रही है। अब ये जितने भी दावे इस किताब में किए गए हैं उसके लिए सरकार की चालाकी देखिए। इन दावों पर मुहर लगाने के लिए पूर्व सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई के कंधे का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने जुलाई 2025 में कहा था, न्यायपालिका के भीतर भी भ्रष्टाचार और गलत आचरण की घटनाएं सामने आई हैं। इससे जनता का भरोसा कमजोर होता है। ऐसे मामलों में पारदर्शी और सख्त कार्रवाई करना जरूरी है ताकि लोगों का विश्वास दोबारा मजबूत हो सके। अपनी नाकामी छिपाने के लिए न्यायपालिका को ढाल बनाना सरकार की चतुराई मालूम पड़ती है। क्या 13-14 साल के बच्चों को देश के कानूनी पेचीदगियों और सरकारी विफलताओं के बीच उलझाना सही है? क्या यह वाकई पढ़ाई का बोझ कम करना है, या फिर आने वाली पीढ़ी के दिमाग में यह बात बैठाना है कि सिस्टम खराब है और सिर्फ सरकार ही पाक साफ है? इतिहास बदलने से लेकर न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा करने तक एनसीईआरटी के ये बदलाव बता रहे हैं कि अब शिक्षा का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि एक खास तरह की सोच, एक खास तरह की आइडियोलॉजी पैदा करना रह गया है। तो फिलहाल आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। इसी तरह की तमाम रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।